नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक कुमार शाह। आप सभी का स्वागत है JBGS एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लेटफॉर्म के जो स्टैटिक जीके का जो बुक है उसके बारे में। देखिए, स्टैटिक जीके स्पेशली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अलग सेक्शन होता है जो अक्सर एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो इसमें जितने भी एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। तो चलिए, इससे क्या क्या और प्रश्न बनने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, उन सारे सवालों को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ है वो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। और संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है वो क्या है, एक अभिन्न अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य से सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। देखिए, सुरक्षा परिषद जो बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसका क्या उद्देश्य है? उसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से जो है शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का जो है इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य को जो है निषेधात्मक मत जो है वो प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद के जो जितने भी सदस्य 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए, उनको जो एक अस्थायी सदस्य बनाया गया है और इनके पास जो होता है वो निषेधात्मक मत प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोवियत संघ ने जो है सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया है। पूछा जाएगा कि वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है, तो वीटो का जो सर्वाधिक प्रयोग है किसने किया है, तो वीटो का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो सोवियत संघ ने किया। किसने? तो सोवियत संघ ने जो है वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किया है। चलिए, इससे क्या क्या और प्रश्न बनने वाले उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो और सब जो अंग है, जैसे में संयुक्त राष्ट्र का महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र के ये सब भी अंग हैं। ठीक है, भारत के बारे में इससे क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो भारत जो है 8वीं बार 2021-22 में जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत जो है क्या, तो भारत जो है 8वीं बार 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य बना है। अस्थायी सदस्य नहीं बना है, अस्थायी सदस्य बना है। वो भी कितनी बार, तो 8वीं बार है 2021-22 के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सम्मिलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपकन परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो याद रख ये नहीं है। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। कलपकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में, ये सही है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में, ये भी सही है। याद रखेंगे, ये जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो उदयपुर में नहीं है। ठीक है, देखिए, पर राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उदयपुर में नहीं है। राजस्थान में है एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या नाम है उसका, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में है। देखिए, और क्या है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जिला और कोटा जिला, इन दोनों जिला में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और विश्व में सबसे पहला जो परमाणु बिजली घर जो बना था वो कहाँ पे बना था, तो रूस में। ये भी याद रखेंगे कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। ठीक है, और क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो वो प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित जो है तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो सदीर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भरतनाट्यम का। याद रखेंगे कि सदीर जो है वो भरतनाट्यम शैली का प्राचीन नाम है, सदीर। ठीक है, और क्या क्या प्रश्न बनने वाले उन प्रश्नों को भी देखते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है। याद रखेंगे कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है। रुक्मणी देवी अरुडेल जो है वो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है।
ये सब प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में बनेंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव। याद रखेंगे, संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट से क्या क्या और सवाल बनने वाले, उन सभी सवालों को हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसको याद रखेंगे। एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर है। और एवरेस्ट जो है फतह करने वाली जो सबसे पहला जो है वो है तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है एवरेस्ट पर कौन फतह किया था, एवरेस्ट को कौन फतह किया था सबसे पहले, तो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्वे वो नेपाल के थे, तेंजिंग नॉर्वे नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों प्रश्न को जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला वो है जुंको तवई। जुंको तवई जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, जो जापान की है। ठीक है, और भारत की जो प्रथम महिला है वो है बछेंद्री पाल। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो एवरेस्ट पर फतह की, तो वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया। और अगर पूछा जाए कि 2 बार किसने फतह किया, तो वो हो जाएगा संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्वांटो मैदान किस देश में है? क्वांटो मैदान किस देश में है? तो याद रखेंगे जापान। जापान में जो है क्वांटो मैदान है। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान जो है वो जापान में स्थित है। क्वांटो मैदान से क्या क्या सवाल बनेंगे, उन सारे सवालों को साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वांटो मैदान जो है वो कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप। क्वांटो मैदान कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो क्वांटो मैदान जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और होन्शु द्वीप जो है वो भारी वर्षा और उद्योग के हेतु ये प्रसिद्ध है। होन्शु द्वीप जो है वो भारी वर्षा और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप, अगर कहा जाए कि होन्शु द्वीप जो है वो क्या है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सातवां जो है सबसे बड़ा जो है वो द्वीप है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु द्वीप है। और अगर पूछा जाए कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही जापान के प्रसिद्ध शहर जो है वो टोक्यो, ओसाका, कोबे, नागोया और हिरोशिमा जो है, ये सब जो है जितने भी शहर है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर जो है ये सभी शहर स्थित है। ठीक है, कौन कौन? तो टोक्यो, ओसाका, कोबे, नागोया, हिरोशिमा जो है वो सब होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके बाद है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में है, वो है होक्काइडो, होन्शु, सुकायो और क्यूशु। क्या है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु जो है ये सब जापान के द्वीप हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो जापान का मैनचेस्टर है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। और जापान का जो डेट्रॉइट है वो नागोया को कहा जाता है। नागोया, ये सब क्या है? तो ये सब द्वीप है। ओसाका को क्या कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर। ये सब जापान का मैनचेस्टर जो है ये शहर का नाम है। इसको याद रखिए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को शहर का नाम है। और जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो नागोया को जो है वो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कथन जो है वो असत्य है वो चूज करना है। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि सतह से सतह हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल जो है के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदपुर के निकट जो है एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो है अपने आप में स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट असत्य है उसको चूज करना है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो इसमें असत्य नहीं है। आकाश मिसाइल जो है वो 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। तो ये भी जो स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए, आकाश जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने में वो सक्षम है। और इसका एयरफोर्स संस्करण जो है उड़ीसा के चांदपुर के निकट परीक्षण जो है वो रेंज सफल रहा। और आकाश मिसाइल जो है वो 25 किलोमीटर तक मार करने में वो सक्षम है। और ये जो है 60 किलोग्राम तक के युद्धक सामग्री को ले जाने में भी सक्षम है।
आकाश का सैन्य संस्करण 2008 में ही सेना में शामिल किया गया। तो ये जितने भी ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी में, वो सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें जो असत्य है, कोई भी स्टेटमेंट जो है असत्य नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में और क्या क्या त्रिशूल मिसाइल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। त्रिशूल जो मिसाइल है वो भी सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। याद रखेंगे कि त्रिशूल मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और त्रिशूल का जो मानक क्षमता है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है। और त्रिशूल का जो मैक नंबर है वो कितना है, तो त्रिशूल का मैक नंबर 2 है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से चूज करना है कि कौन सा जो है सम्मिलित इसमें नहीं दिया गया है। तो 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। तो याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो जो है 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी जो है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, तो ये सब सही है। यानी इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ये है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब एग्जामिनेशन में झील से संबंधित कितना भी प्रश्न पूछा जाए, वो सारे प्रश्न का जो आंसर जो है आप एक ही मिनट में याद करिए। तो देखिए क्या क्या झील से संबंधित सवाल बनेंगे, उन सारे सवालों को हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो झील के बारे में इन सब पॉइंटों को आप याद रखेंगे। जो रेणुका झील है वो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है वो झील में कौन है, तो रेणुका झील, ये याद रखेंगे। असम में हाफलॉन्ग झील, चंदुबी झील, दीपोर झील, ये सब जो है असम में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे कि असम में जो क्या है, हाफलॉन्ग झील, चंदुबी झील, दीपोर झील जो है ये सब असम में है। सूर्यधार झील जो है वो उत्तराखंड में है, सूर्यधार झील उत्तराखंड में है। नक्की, पुष्कर, सांभर, रामगढ़, पिछौला, ये सब झील जो है वो कहाँ पे है, तो ये सब झील जो है राजस्थान में है। नक्की, पुष्कर, सांभर, रामगढ़, पिछौला जो है ये सब जो है झीलें ये राजस्थान में स्थित है। और कुछ प्रमुख राज्य के झीलें हैं उसके बारे में भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखिए राजस्थान में कौन कौन सा झील स्थित है, तो डेबर, सेलिसेड, आना सागर, डिडवा नदी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये दोनों को आप बहुत ही याद रखेंगे। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि आना सागर डिडवाना जो है वो किस राज्य में स्थित झील है, ये किस राज्य में स्थित है, तो आना सागर डिडवाना जो है वो राजस्थान में है। आना सागर डिडवाना किस में है, तो राजस्थान। वीरानम या चेंबरबक्कम ये जो है तमिलनाडु में है। वीरानम या चेंबरबक्कम किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। अष्टमुंडी बेम्बनाथ ये किस राज्य में है, तो केरल में है। अष्टमुंडी और बेम्बनाथ किस राज्य में है, तो अष्टमुंडी बेम्बनाथ जो है वो केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद है हुसैन सागर, उस्मान सागर इसमें नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। उस्मान सागर जो है वो तेलंगाना में है। उस्मान सागर किस राज्य में है, तो उस्मान सागर झील जो है वो तेलंगाना राज्य में है। भोजताल और तवा वोहर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सोंगमो जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सोंगमो जो है वो सिक्किम में है। सोंगमो सिक्किम राज्य में स्थित झील है। लोनार या पोवई जो है वो किस राज्य में स्थित झील है, तो महाराष्ट्र में। लोनार या पोवई जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो लोनार या पोवई जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो है ये एक झील है। और भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं। जैसे में डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील किस राज्य में है, तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर। वुलर झील जो है कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बैरीनाग झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। बैरीनाग किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। मानसबल झील किस राज्य में है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है शेषनाग झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील किस राज्य में है, तो शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील किस राज्य में है, तो वो
जम्मू कश्मीर राज्य में है। नागिन झील जो है वो किस राज्य में है, तो नागिन झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। देखिए कुछ ऐसे इसमें निमोनिक्स है, जैसे में शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग, यानी जो भी नाग से संबंधित जो जितने भी झीलें हैं वो लगभग जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो या ऐसे जो है आप कुछ झीलों को ऐसे भी याद रख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सातलाल झील वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राकसताल उत्तराखंड। मालाताल झील ये भी उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। देवताल झील जो है वो भी उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। नौकुचिया ताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। खुरपा ताल झील जो है वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और सांभर झील जो है वो राजस्थान में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के राज्य के। देखिए उत्तराखंड राज्य में जितने भी अवस्थित जो झील है उसमें जो है आप कुछ देखोगे तो एक वर्ड कॉमन होगा, ताल। क्या है, तो वो ताल, जैसे में सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। तो ये सब जो ताल से संबंधित जितने भी झीलें हैं वो सब कहाँ पे है, तो वो सभी जो है वो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। और एक और है वो याद रखेंगे, सूर्यधार झील। देखिए ठीक है, याद रखेंगे सूर्यधार झील जो है वो भी उत्तराखंड में है। जो इसमें मेंशन नहीं किया गया वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सूर्यधार झील को याद रखेंगे कि वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सूर्यधार झील। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से झीलें जो है राजस्थान में अवस्थित है। तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। सांभर झील वो राजस्थान, सांभर झील किस राज्य में है, तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। इसके बाद है राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। पिछौला झील राजस्थान। लूनकरनसर झील वो राजस्थान में अवस्थित है। जैसमंद झील राजस्थान। फतेहा सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। यानी ये सब झीलें जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो ये सभी झीलें जो है वो राजस्थान में है। याद रखेंगे, राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, लूनकरनसर जो है झील राजस्थान, जैसमंद झील राजस्थान, फतेहा सागर झील राजस्थान और डिडवाना झील जो है वो सभी जो है राजस्थान में अवस्थित है। इसके बाद है कि लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में अवस्थित है। लोकटक मणिपुर, याद रखेंगे। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो मणिपुर। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। देखिए यहाँ से एक और ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा झील जो है वो दो राज्य में अवस्थित है, तो पुलिकट झील। फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि पुलिकट झील जो है किस दो राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। देखिए तो पुलिकट झील किस ये दो राज्य में अवस्थित है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर में ये पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के बॉर्डर पे है ये पुलिकट झील। इसके बाद है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कुलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील याद रखेंगे और कुलेरू झील, ये दोनों झीलें जो है वो कहाँ हैं, तो हुसैन सागर झील, कुलेरू झील, ये दोनों जो है वो आंध्र प्रदेश में हैं। इसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में क्या है, चिल्का झील। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। लोनार झील जो कहाँ है, वो महाराष्ट्र में। चिल्का झील जो है वो ओडिशा में अवस्थित है। चलिए और महत्वपूर्ण जो है जितने भी ये सबको डिस्कस करते हैं झीलों को। वेम्बनाथ झील ये भी केरल में है, याद रखेंगे। वेम्बनाथ झील किस राज्य में है, तो वेम्बनाथ झील जो है वो केरल राज्य में है। अष्टमुंडी झील केरल राज्य में। पेरियार झील केरल में, यानी वेम्बनाथ, अष्टमुंडी, पेरियार ये सभी जितने भी हैं ये सभी जो है वो किस कहाँ पे, तो ये सभी जो है केरल राज्य में अवस्थित है। वेम्बनाथ झील, अष्टमुंडी झील और पेरियार झील जो है ये सभी झीलें केरल राज्य में अवस्थित हैं। तो ये सब थे महत्वपूर्ण झीलें जिसका पूरा जो है हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन कौन नेता शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जब स्थापना हो रहा था उस समय कौन कौन नेता शामिल थे, तो मार्शल जोसेफ टिटो ये भी शामिल थे, कर्नल नासिर ये भी शामिल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जब स्थापना हो रहा था उस समय ये नेता थे। और इससे क्या क्या प्रश्न बनने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन से, उन सभी प्रश्नों को हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो स्थापना है वो मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। देखिए गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का जो स्थापना हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वो स्थापना हुआ था अप्रैल 1961 में। कब? तो अप्रैल 1961 में जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जकार्ता में। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। इसके बाद है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों ने जो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के साथ किसी में शामिल न होकर तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में के जितने भी सदस्य थे, जितने भी राष्ट्र थे, वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के किसी में शामिल ना होकर अपने तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। तो ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बनने वाले सभी प्रश्न थे। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो इफेसस। ठीक है, इफेसस जो है वो डायना मंदिर के लिए वो प्रसिद्ध स्थान है। इफेसस जो है वो डायना मंदिर के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, इफेसस। तो याद रखेंगे। अब क्या क्या जो है महत्वपूर्ण इस मंदिरें हैं, उन सभी मंदिरों को साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए डायना मंदिर जो है वो कहाँ है? इफेसस में अवस्थित है। देखिए यह मंदिर जो है एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में तुर्की में अवस्थित है। डायना मंदिर जो है वो कहाँ है? तो डायना मंदिर जो है उत्तरी एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तुर्की में अवस्थित है। और ये तुर्की के ही पश्चिमी समुद्री तट पर स्मरना नाम के प्रसिद्ध बंदरगाह है। याद रखेंगे कि तुर्की के पश्चिमी समुद्री तट पर ही स्मरना नामक जो है बंदरगाह जो है वो तुर्की में है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि स्मरना नामक प्रसिद्ध बंदरगाह किस देश में है? तो स्मरना नामक जो है प्रसिद्ध बंदरगाह वो तुर्की में। कहाँ पे है? तो तुर्की में। तो ये सब आने वाले प्रश्न हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नींद के अध्ययन को हम लोग हिप्नोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे कि नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नींद के अध्ययन को जो है हम लोग हिप्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रोमैटोलॉजी जो है, क्रोमैटोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो रंगों के अध्ययन को हम लोग क्रोमैटोलॉजी कहते हैं। जब हमें स्टडी ऑफ कलर करना हो तो स्टडी ऑफ कलर को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रोमैटोलॉजी स्टडी ऑफ कलर कहते हैं। अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ठीक है, तो अस्थियों के जोड़ों का जो अध्ययन होता है उसमें को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। शिलालेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख अध्ययन जिसको टॉम कहते हैं, टॉम के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद है शारीरिक व्यायाम द्वारा शरीर को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रखने का जो अध्ययन है उसको हम लोग कहते हैं कैथलेटिक्स कहलाता है। ठीक है, शरीर व्यायाम द्वारा शरीर को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रखने का जो अध्ययन कहलाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्न के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? तो स्वप्न के बारे में अध्ययन करते हैं ऑनिरोलॉजी में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें आपको सम्मिलित करना है लोक कला और उसके राज्य को। मेहंदी राजस्थान, अपना पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए मेहंदी जो है वो राजस्थान में है, अपना जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अरिपन हम लोग कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग का दूसरा नाम है अरिपन। ठीक है, तो ये बिहार में, ये भी सही है। चौकपूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये 4 नंबर, यानी सामने सामने मेहंदी जो है वो राजस्थान, अपना जो है वो पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन जो है वो बिहार हो जाएगा। अब अरिपन बोले हैं, मधुबनी पेंटिंग को हम लोग अरिपन कहते हैं। तो ये बिहार में राज्य में जो है ये अरिपन मधुबनी पेंटिंग जो है वो फेमस है। इसके बाद चौकपूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो चलिए इसमें क्या क्या और सवाल बनने वाले उन सभी सवालों को डिस्कस करते हैं। देखिए मेहंदी जो है सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी को क्या कहते हैं? तो मेहंदी को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। राजस्थान में जो है बिस्सा जाति की महिलाएं जो है वो कभी मेहंदी नहीं लगाती। कौन सी जनजाति? तो कौन सी जाति? तो बिस्सा जाति की जो महिला होती है, बिस्सा जाति की जो महिला होती है वो कभी भी मेहंदी नहीं लगाती है। अरिपन जो है हम लोग मधुबनी चित्रकारी
को कहते हैं। ठीक है, अरिपन हम लोग किसको कहते हैं, तो अरिपन जो है मधुबनी चित्रकला को हम लोग अरिपन कहा जाता है। अरिपन जो है मधुबनी चित्रकला को कहते हैं। इसके बाद है कि आपको याद रखना है कि भारतीय लोक कला और उनसे संबंधित जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को आपको याद रखना है। जैसे में देखिए टिकुली जो है वो किस राज्य में का लोक कला है, तो वो बिहार का। टिकुली जो है वो बिहार राज्य का लोक कला है। टिकुली याद रखेंगे, टिकुली बिहार। मटुआ बंगाल, टिकुली बिहार, मटुआ बंगाल। पट्टचित्र जो है वो ओडिशा। पट्टचित्र किस राज्य का लोक कला है, तो ओडिशा। पैटकार झारखंड, पैटकार झारखंड। कलमकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश। वर्ली गुजरात और महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र, वर्ली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में। थोंका, थोंका जो है वो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। थोंका जो है कहाँ है, थोंका सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। फड, फड कहाँ है, तो राजस्थान। फड राजस्थान, फड जो है वो राजस्थान की लोक कला है। तो ये सब जो है लोक कला जो है और उनके राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित है। देखिए लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है, तो ये सही है। लाल ये भी सही है। रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस आप देखते होंगे तो रेड क्रॉस जो है वो किस चीज़ का, तो डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा यातायात को रोकने के लिए जो रेड क्रॉस का यूज करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और हरा प्रकाश जो है रास्ता साफ सिग्नल, तो ये भी सही है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो सभी सही है। यानी ये जो जितने भी हैं आंसर ए बी सी ये सभी जो है अपने आप में सही है। ए बी सी जो है वो अपने आप में सही है। इस कारण से जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो और क्या क्या सिग्नल जो है क्या क्या संबंधित है उन सभी को देखते हैं। देखिए पीला प्रकाश जो है वो सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है। जब भी आप पीला लाइट देखते हैं तो पीला से क्या समझते हैं कि सावधानी से आपको आगे बढ़ने का ये प्रतीक होता है। लाल प्रकाश जो होता है वो खतरे का प्रतीक होता है। लाल प्रकाश किसका, तो लाल प्रकाश जो है वो खतरे का प्रतीक होता है। और लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो सर्वाधिक होता है और प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होता है और परिकीर्णन जो है वो न्यूनतम होता है। और इसी कारणवश से जो है इसका उपयोग यातायात के क्षेत्र में खतरे का सूचक के रूप में होता है, इसलिए क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य वो कितना होता है, तो वो तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सब और सवाल बनने वाले, ये सभी को आप याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया। CTBT जो है तो ये जो है 1996 में अस्तित्व में आया था। चलिए CTBT क्या है इसके बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए CTBT जो है वो परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध करके जो है परमाणु प्रसार को रोकने का व्यवस्था किया गया है इसमें। CTBT क्या है, तो CTBT बेसिकली जो है किसी भी कंट्री को जो है इसमें, जिसमें 183 देश को जो है इस पर हस्ताक्षर किया है कि हम लोग जो है इसमें क्या, तो परमाणु परीक्षण को जो है हम लोग नहीं करेंगे, यानी परमाणु परीक्षण को इसमें प्रतिबंध किया गया है। और CTBT कब अस्तित्व में आया, तो ये 1996 में आया। ये याद रखेंगे कि CTBT जो है 1996 में आया। और ये CTBT क्या है, तो CTBT जो है वो परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए एक ट्रीटी है, यानी एक संधि है, जिसमें जो है 183 देशों ने जो है उसमें हस्ताक्षर किया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है परमाणु परीक्षण निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये याद रखेंगे कि 29 अगस्त को जो है क्या मनाते हैं, तो 29 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। इसके बाद है CTBT का जो है संगठन का जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। CTBT जो संगठन है वो कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो CTBT का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अवस्थित है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब जितने भी है ये CTBT से संबंधित बनने वाले और सवाल हैं जिसको हम लोग कम्प्रिहेंसिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, तिब्बत। तो ये जो है डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में है। डाओचेंग येंडिंग कहाँ है, तो डाओचेंग येंडिंग जो है वो तिब्बत में अवस्थित है, ये याद रखेंगे। इसके देखिए ये जो हवाई अड्डा ये सिचुआन प्रांत में है। डाओचेंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, तो ये सिचुआन प्रांत में है, ये याद रखें कि सिचुआन प्रांत में ये अवस्थित है। और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा पर जो है ये अवस्थित है, ये याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा
ऊंचाई पर जो अवस्थित जो हवाई अड्डा है वो कौन है, तो याद रखेंगे वो है डाओचिंग एंडिंग एयरपोर्ट। डाओचिंग एंडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो है ये एयरपोर्ट है। इसके बाद है कि स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो है वो थाईलैंड में, स्वर्ण भूमि थाईलैंड में है। ठीक है, याद रखेंगे कि स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो है वो थाईलैंड में है। इसके बाद है डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो चीन में। डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, तो डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो चीन में है। ठीक है, तो ये सब जो है ये एयरपोर्ट से संबंधित सारे सवाल हैं। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, तो लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो या रेम्ब्रांट। तो याद रखेंगे लियोनार्डो दा विंसी द्वारा जो है ये लास्ट सफर चित्रित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कि जो लास्ट सफर है वो लियोनार्डो दा विंसी द्वारा जो है ये चित्रित किया गया है। देखिए लियोनार्डो दा विंसी जो है इतालवी चित्रकार था। ये याद रखेंगे कि लियोनार्डो दा जो विंसी है वो क्या है, तो लियोनार्डो दा विंसी जो है वो इतालवी चित्रकार है। और इनका एक और बहुत ही फेमस है वो मोनालिसा। ये याद रखेंगे कि मोनालिसा, ये अक्सर पेपर में जो है ये देखने को भी मिला है कि मोनालिसा जो है वो किसने चित्रित किया है, तो लियोनार्डो दा विंसी। दो है कि एक लास्ट सफर याद रखेंगे कि लास्ट सफर को किसने चित्रित किया, तो लियोनार्डो दा विंसी। और मोनालिसा को किसने चित्रित किया, तो लियोनार्डो दा विंसी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊँटों का प्रसिद्ध वार्षिक जो है मेला वो हिस्सा है, किस चीज़ का हिस्सा है, तो याद रखेंगे पुष्कर मेले का। ठीक है, तो पुष्कर मेले का जो हिस्सा है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार। देखिए और इससे क्या क्या सवाल बनने वाले उन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है ये मेला आयोजन किया जाता है। जो पुष्कर मेला है वो कब आयोजन किया जाता है, तो पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के समय होने वाला यह वार्षिक मेला है। और इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कुंभ मेले के बारे में। तो कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ मेला क्या है, तो कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। और कुंभ मेला जो है वो 4 जगह जो है वो आयोजित किया जाता है। वो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक है, और हर एक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है ये आयोजित किया जाता है। हर एक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है ये आयोजित किया जाता है। और कहाँ कहाँ, तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। याद रखेंगे कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जो है ये आयोजित किया जाता है कुंभ मेले का। और कुंभ मेला जो है वो जब शुरू किया होता है तो ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलता है। एक तो 12 वर्ष के बाद आया और उसमें भी जो है ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो 1 जनवरी से ये 30 अप्रैल तक जो है ये कुंभ मेला चलता है। तो एग्जामिनेशन में कुंभ मेला से जो है ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो उन सवालों को हम लोग साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता की प्रतिमा याद रख, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखिए क्या क्या और सवाल बनने वाले उन सभी सवालों को डिस्कस करते हैं। जो फ्रांस है वो फ्रांस ने जो है अमेरिका को ये प्रतिमा दिया था। कौन सा, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने जो है अमेरिका को ये प्रतिमा दिया था। और यह जो प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन लिबर्टी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है, तो ये लिबर्टी द्वीप पर है। कौन सा, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और इसका डिज़ाइन जो है वो किसने किया, तो फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी ने किया था। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसका डिज़ाइन जो है उसके डिज़ाइन किसने किया है, तो फ्रेडरिक अगस्त और बार्थोलोदी ने जो है इसका डिज़ाइन किया था। ये फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी है वो फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। ठीक है, ये कौन से थे, तो ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। और 1984 में जो है इसको यूनेस्को ने विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, याद रखेंगे कि 1984 में जो है यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत स्थल में इसको घोषित किया है। किस चीज़ को, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, ये सब भी सवाल एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। इन सभी सवालों को हम लोग साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है, तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है वो किमोनी है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है वो किमोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ है, तो जीसस क्राइस्ट का जो सबसे बड़ा मूर्ति है वो ब्राज़ील में है। याद रखेंगे कि जीसस क्राइस्ट का
जो सबसे बड़ा मूर्ति है वो कहाँ है, तो वो ब्राज़ील में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये जो जीसस क्राइस्ट है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है। याद रखेंगे कि जो जीसस क्राइस्ट का जो मूर्ति है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है। और ये प्रतिमा जो है सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति कला में ये है। यानी याद रखेंगे जो जीसस क्राइस्ट है वो किस शैली में है, तो वो डेको शैली में। किस शैली में रखा गया है, तो ये जो है डेको शैली में रखा गया है। मैक्सिमो में जो है क्रिस्टो रे की प्रतिमा है। मैक्सिको में किसको, तो क्रिस्टो रे की प्रतिमा कहाँ है, तो मैक्सिको में। और इसको किसने बनाया है, तो राम वी सुतार ने। क्रिस्टो रे की प्रतिमा को राम वी सुतार ने बनवाया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो वो न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसने दिया, उपहार में दिया, तो फ्रांस। जो हम लोग पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है और ये फ्रांस द्वारा उपहार में ये दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्या क्या है, चलिए उसको डिस्कस कर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग में अवस्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो रावतबाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है, तो राजस्थान में। याद रखेंगे कि रावतबाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में, और ये कनाडा के सहयोग से 1973 में जो है इसका शुरू हुआ। रावतबाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में अवस्थित है, और ये जो है कनाडा की सहायता से जो है ये शुरू हुआ, और ये 1913 में स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है वर्तमान में 8 शास्त्रीय जो है नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो अभी किसके अनुसार, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। एक है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। एक बार और हम बता देते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिशा, मैनपुरी, कथक और सत्रिया जो है ये सब जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे कि जब 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सऊदी अरब में स्थित जो मक्का है वो इस्लाम धर्म का जो पवित्र स्थान है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र स्थान कौन है, तो वो है मक्का। मक्का जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है। इसके बाद है कि कालक्रम के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्रोनोलॉजी कहते हैं। कालक्रम के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी जो है वो कालक्रम के अध्ययन को हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है चौक पूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश का भूमि अंकन लोक कला है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जो कला है वो भूमि अंकन लोक कला है, तो याद रखेंगे चौक पूर्णा। चौक पूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश की भूमि अंकन लोक कला है। चौक पूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है भूमि अंकन लोक कला है, ये याद रखेंगे। इसके बाद है कि कुंभ मेला को 2017 में जो है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। कुंभ मेला को 2017 में यह भी जो है यूनेस्को की विरासत में जो है इसको शामिल किया गया। किसको, तो कुंभ मेला को 2017 में जो है यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो याद रखेंगे कि जापान में जो है फूलों की सजावट की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इकेबाना। ठीक है, जापान में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं, इकेबाना कहते हैं। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऊंची और मूर्ति कौन है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। और कि ये किस राज्य में है, तो गुजरात में ये अवस्थित है। जापान में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं, तो इकेबाना कहते हैं। तो ये सब जितने भी सवाल थे, आज के सवाल हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।